हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेज़ी स्कॉलर वन। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम पुरानी वीडियोस में अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात कर रहे थे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर हम अब कुछ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे। रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट के बाद आफ्टर द इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया बहुत ज़्यादा लार्ज कंट्री थी, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने एक टेम्प्ररी अरेंजमेंट बनाया था। दैट इज़ हमने इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ए में हमने सारे गवर्नर प्रोविंस रखे थे, बी में हमने प्रिंसली स्टेट्स रखे थे, सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंस रखे थे और डी में हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रखा था। इसके बाद हमने बात कर रही थी कि ये टेम्प्ररी था, सो हमें रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स की ज़रूरत थी। हम पूरे फ्रीडम स्ट्रगल तक ये सोचते आए कि हम जो रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस रखेंगे वो लिंग्विस्टिक बेसिस रखेंगे, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर हम डिवाइड करेंगे किसी भी स्टेट को। लेकिन जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब की बात अलग थी, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस आ गए। सबसे बड़ा चेंज तो यही था कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया डिवाइड हो गया। तो किसी ने नहीं सोचा था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर कि इंडिया कभी डिवाइड होगा, इसलिए हम कह रहे थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम इंडिया को डिवाइड करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया डिवाइड हुआ तो नेहरू जी और बाकी के अदर लीडर्स के अंदर एक फियर आ गया। फियर इस बात का आ गया कि आज इंडिया डिवाइड हुआ है, कल को इंडिया फिर से डिवाइड ना हो जाए, लिंग्विस्टिक बेसिस के चक्कर में इंडिया दोबारा से डिवाइड ना हो जाए, इस चक्कर में कि हमें लैंग्वेज को बेस रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। इसके लिए हमने कमिटीज़ बैठाई, काफ़ी सारी कमिटीज़ बनाई गई, एक्सपर्ट कमिटीज़। सारे एक्सपर्ट जो लोग थे उनके हमने ओपिनियन लिए, देन हमने फाइनल डिसीजन निकाला। तो कुछ कमिटीज़ बनाई गई, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं 17 जून 1948 को 17 जून 1948 को राजेंद्र प्रसाद जी जो कि प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक कमीशन बैठाते हैं जिसको हम धर कमीशन के नाम से जानते हैं। धर कमीशन इसलिए बनाया गया ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि इंडिया को लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड करना गलत है या सही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पर, ठीक है। और इसका आंसर आया था ही नो। इन्होंने बोला कि धर कमीशन ने बोला कि इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड नहीं करना चाहिए। इसने एक सजेशन दिया कि इंडिया को अगर डिवाइड करना है तो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी से आप डिवाइड कर सकते हो, फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कैपेसिटी फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, ये बेसिक क्राइटेरिया होने चाहिए फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया, फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आई JVP रिपोर्ट। JVP रिपोर्ट, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, B फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों ने मिलकर रिपोर्ट निकाली और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की 1 अप्रैल 1949 को। इन्होंने
ना प्रॉपरली नो कहा, ना ही प्रॉपरली यस कहा। इन्होंने बोला कि अभी के लिए तो नहीं, अभी जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है तो इसके तुरंत बाद तो हम इंडिया को लैंग्वेज बेसिस पर हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए, रिऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए, बट अगर बाद में ज़्यादा प्रेशर आता है तो इंडिया को हम रिऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट अभी लैंग्वेज एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ये बोला जेवीपी रिपोर्ट ने। 2 रिपोर्ट हो गई, एक तो धर कमीशन की रिपोर्ट हो गई जो आई 17 जून 1948 को, राइट। देन जेवीपी रिपोर्ट हुई 1 अप्रैल 1949 को। इसके बाद सिटीजन्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए, मतलब सिटीजन्स को था कि यार लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड होना ही चाहिए, और सब जगह डिमांड उठ रही थी अलग अलग, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड मानते हैं वो मानते हैं हम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश बनाने की डिमांड उठ रही थी। आंध्र प्रदेश एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाने की, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाने की डिमांड उठ रही थी। और जब ये डिमांड उठ रही थी उसके साथ साथ एक और इंसिडेंट होता है, दैट इज पोट्टी श्रीरामुलु डेथ। इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं अनटू डेथ तक, और इनकी डेथ हो जाती है आफ्टर 56 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। डेथ होती है इनकी दिसंबर 1952 में। इनकी डेथ के बाद बहुत ज़्यादा पीपल में आक्रोश आ गया था, बहुत ज़्यादा लोग पता है इम्पेशेंट हो रहे थे। तो नेहरू जी ने क्या किया, जब राइट्स जो दंगे थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो नेहरू जी ने बोला कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ओके फाइन। नेहरू जी ने डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, किसकी डिमांड को, आंध्रा की डिमांड को, कि आंध्र प्रदेश अलग बनेगा। सो हम पढ़ते हैं कि जो फर्स्ट स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पर वो बना था 1 अक्टूबर 1953 को, दैट इज आंध्र प्रदेश। पहला स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना था वो था आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको हम SRC भी बोलते हैं, SRC मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, या फिर हम इसको फैजल अली कमेटी भी बोलते हैं, फैजल अली कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि फैजल अली इसमें हेड थे। इसके साथ साथ 2 इसके अदर मेंबर्स भी थे, हृदयनाथ कुंजरू एंड KM पन्नीकर। हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर, फजल अली, ये तीनों मेंबर्स थे। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाई गई 1954 में, और इससे बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो इन्होंने फाइनल डिसीजन कहा कि लैंग्वेज एक क्राइटेरिया हो सकता है। इन्होंने क्या बोला, यस, स्टेट की फॉर्मेशन के लिए लैंग्वेज एक क्राइटेरिया हो सकता है। इसके बाद आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आता है, और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से क्या होता है, जो फर्स्ट शेड्यूल होता है अपन का जो फर्स्ट शेड्यूल होता है, जिसमें हम ने पार्ट A, B, C एंड D रखा हुआ था, उनको रिमूव कर लिया जाता है, उसको रिमूव्ड कर दिया जाता है, और उसकी जगह स्टेट्स एंड यूटीज नेम यूज कर लिया जाता है। यानी कि आपके बाद, आज के बाद कोई भी स्टेट होगा और यूटी होगी, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D ये नहीं होगा, स्टेट और यूटी ही होंगी केवल और केवल, बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। ओके, ये तो हो गई हमारे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट की बात।
याद रखना इम्पोर्टेंट है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स की ये सारी बातें हो गई हमने इसमें। बेसिकली 3 हमने कम्युनिटी पढ़ ली, एक तो धर कमीशन पढ़ी हमने, फिर उसके बाद हमने JVP पढ़ी, उसके बाद हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पढ़ा। ये तीनों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और इसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमने स्टेट और यूटी, स्टेट एंड यूटीज नाम आया, पार्ट A B C और D हट गया। ठीक है, इसके बाद 2-3 टर्म ये हैं कि टर्मोलॉजीज हैं, जैसे कि फेडरेशन जो हमने पहले पढ़ा था। फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन की अगर हम बात करें तो ट्रू फेडरेशन क्या है? यूएसए एक ट्रू फेडरेशन है, जिसका मतलब ये होता है जिसमें जो इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है, जो कि बना हुआ है इंडेस्ट्रक्टिबल यूनिट से। इसका मतलब ये है, जैसे यूएसए है, यूएसए के स्मॉल छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे कि अलग अलग उसकी स्टेट्स हैं। यूएसए कंट्री के छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ना ही हम यूएसए को तोड़ सकते, ना ही उसके छोटे स्मॉल यूनिट्स को तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? जैसे कि ये यूएसए है सपोज मानो, तो यूएसए जो बना है वो पहले ऐसे बना है, जैसे इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, फिर इस थर्ड पार्ट को जोड़ा, फिर फोर्थ पार्ट को जोड़ा, फिफ्थ को जोड़ा, सिक्स्थ को जोड़ा, 7th 8th एंड सो एन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इस तरह से बन के एक पूरा यूएसए बना है, ना कि इसको डिवाइड करके। इस तरह से पूरा यूएसए बना है। इसमें ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये इनको भी नहीं तोड़ सकते और एज अ होल पूरे यूएसए को भी नहीं तोड़ सकते। दैट इज द ट्रू फेडरेशन, जिसमें हर चीज इंडेस्ट्रक्टेबल हो। इंडेस्ट्रक्टेबल, डेस्ट्रक्शन से बनाइए, इनडेस्ट्रक्शन। इन मतलब नहीं तोड़ सकते, डेस्ट्रक्टेबल मतलब तोड़ना, इनडेस्ट्रक्टेबल नहीं तोड़ सकते। इनडेस्ट्रक्टेबल यूनियन भी है, इनडेस्ट्रक्टेबल स्मॉल यूनिट्स भी है, स्मॉल यूनिट्स को भी हम नहीं तोड़ सकते। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ ट्रू फेडरेशन। जबकि अब अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया क्या था? इंडिया पहले ऐसे था, फिर इंडिया को क्या हुआ, हमने ऐसे तोड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इंडिया में इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन तो है, बट जो इसके जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो डेस्ट्रक्टेबल हैं, जिनको हम तोड़ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि सारे मतलब बहुत सारे स्टेट्स हम अलग अलग बनते हुए देखते हैं। क्यों बनते हुए देखते हैं? क्योंकि स्मॉल यूनिट्स हैं वो डेस्ट्रक्टेबल हैं। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकल जाना, उत्तराखंड का यूपी से निकल जाना, राइट। मतलब इन ये जो छोटे छोटे हैं, ये हमने खुद ने बनाए हैं। पहले ये पूरा ऐसा था, फिर हमने इसको डिवाइड किया है, हमने डिवाइड खुद ने किया है। दैट इज कि ये डेस्ट्रक्टेबल है, इसलिए इनको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। दैट इज वाई वी कॉल इट यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, जबकि यूएसए ट्रू फेडरेशन है। एक कॉन्फेडरेशन भी होता है, एक टर्म। वैसे तो आज के टाइम पर कॉन्फेडरेशन का कोई भी ट्रू एग्जाम्पल नहीं है, बट हम एक एग्जाम्पल ईयू को भी इसका मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, ईयू में जब हम ईयू की बात करते हैं, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन। जब हम ईयू की बात करते हैं तो हमें पता है छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो साथ आई और उन्होंने एक लार्ज यूनिट बनाई। उन्होंने भी ये लार्ज यूनिट बनाई, बट इस लार्ज यूनिट में ये डेस्ट्रक्टेबल है, ये लार्ज यूनिट डेस्ट्रक्टेबल है। इसमें कि अगर कोई छोटी, जैसे जर्मनी है, अगर वो अलग होना चाहती है, या फिर सारी कंट्रीज
जो भी इसमें ज्वाइन है EU में मेंबर हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, तो क्या होगा, तो ये जो लार्ज यूनिट है EU ब्रोक हो जाएगा, EU टूट जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जर्मनी, बेल्जियम वगैरह ये सारी जो कंट्रीज है ये भी टूट जाएंगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि बड़ी यूनिट तो डेस्ट्रक्टिबल है, बट जो स्मॉल यूनिट है वो इनडेस्ट्रक्टिबल है। और इनिशियली जब USA बना था ना, तो USA भी एक कॉन्फेडरेशन ही था। USA भी पहले एक कॉन्फेडरेशन ही था, बट बाद में USA क्या बन गया, ट्रू फेडरेशन। ज़्यादातर जो कंट्री ट्रू फेडरेशन बनती हैं, उससे ट्रू फेडरेशन बनने से पहले वो कॉन्फेडरेशन के दौर से गुजरती हैं, जिसमें स्मॉल यूनिट्स इनडेस्ट्रक्टिबल होती हैं और लार्ज यूनिट डेस्ट्रक्टिबल होती हैं। आई होप दिस इज pretty clear on you. So thank you so much for watching this videos. If you like this video, please like this and share it with your friends. और इससे पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।